हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं। ए से स्टार्ट होने वाले कुछ लिटरेरी टर्म्स जो है अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग जो है 17 लिटरेरी टर्म्स अब तक हम पढ़ चुके हैं जो कि स्टार्ट होते हैं ए से। आज हम स्टार्ट करेंगे बी से स्टार्ट होने वाले लिटरेरी टर्म्स। बी से स्टार्ट होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स जो है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बैलेड। बैलेट के बारे में जब हम लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ रहे थे तब हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बैलेट के एग्जाम्पल वगैरह भी हम देख चुके हैं। तो बैलेट जो है एक पोयम होती है जिसमें जो है एक स्टोरी होती है और ये एसोसिएट करती है फोक ट्रेडिशन से। और इसमें जो है आपको स्टेंजा मिलेगा 4 लाइन्स का, या फिर आप इसको क्वार्टेन भी कह सकते हो। बाकी अगर आपको उसके डिटेल में स्टडी करनी है तो आप लिटरेरी फॉर्म्स पर जो वीडियोस बनी हैं उनमें जाकर आप देख सकते हैं। उसमें जो है बैलेट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा बैथोस। बैथोस क्या होता है? बैथोस जो है, जैसे आपने एंटी क्लाइमैक्स पढ़ा था, जब हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे तो हमने एंटी क्लाइमैक्स पढ़ा था, तो वही जो है बैथोस है। एंटी क्लाइमैक्स का ही दूसरा नाम जो है बैथोस है। एक चेंज आ जाता है फ्रॉम ए सीरियस सब्जेक्ट टू ए डिसअपॉइंटिंग वन, यानी कि एक सीरियस सब्जेक्ट चल रहा है और एकदम से जो है उसमें चेंज आ जाता है और वो जो है डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। और फ्रॉम सबलाइम टू रिडिकुलस इन राइटिंग और स्पीच इज नोन एज बैथस, यानी कि कोई सबलाइम आ जाता है। सबलाइम कहाँ? फ्रॉम सबलाइम टू रिडिकुलस, यानी कि सबलाइम से जो है रिडिकुलस पर आ जाता है। यानी कि बहुत अच्छी बातें चल रही है, बहुत जो है बड़ी बड़ी बातें चल रही है, लेकिन फिर एकदम से जो है बहुत छोटी सी बात की कह दी जाती है, बहुत रिडिकुलस सी बात कह दी जाती है, तो वो होता है बैथस। एंटी क्लाइमैक्स का ही ये दूसरा नाम है। एंटी क्लाइमैक्स जो है फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है बायोग्राफी। बायोग्राफी भी जो है हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। और बायोग्राफी क्या है? जो है बायोग्राफी मतलब होता है किसी भी इंसान की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखना। यानी कि जब कोई ऑथर किसी और इंसान की लाइफ हिस्ट्री लिखता है, उसके जीवन के बारे में लिखता है, तो वो बायोग्राफी कहलाता है। और जो जॉन ड्रायडन थे वो जो है उन्होंने सबसे पहले जो है ये टर्म यूज़ की थी बायोग्राफी, और वो भी 1683 में। और उन्होंने जो है पोइट्री को इस तरह से डिफाइन किया था, यानी कि बायोग्राफी जो होती थी द हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मैंस लाइव्स। यहाँ पर जो है बायोग्राफी होगा, तो उन्होंने बायोग्राफी को जो है डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि द हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मैंस लाइव्स, किसी पार्टिकुलर मैन के जीवन की हिस्ट्री। तो बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी होती है ऑल डिटेल्स ऑफ एनी पर्सनस लाइफ रिटन बाय अदर, यानी कि किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई किसी इंसान की लाइफ के बारे में। लाइफ की जो हिस्ट्री होती है, लाइफ का इतिहास जो होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि जब हम पढ़ते हैं किसी पोइट की बायोग्राफी, जॉन मिल्टन की बायोग्राफी हम पढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर की हम पढ़ते हैं, तो हम उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक होने वाले सारे जो इवेंट्स रहे हैं उनकी लाइफ में, वो सब हम पढ़ते हैं। उन्होंने जो है कौन से नोटेबल वर्क किए, कौन कौन से उनके इम्पोर्टेंट वर्क रहे हैं, और उनकी लाइफ में जो है क्या क्या इवेंट्स हुए, तो हम सब पढ़ते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स जो है एक अनराइम्ड वर्ड्स होता है, और ये जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो क्या था? अर्ल ऑफ सरे ने 16th सेंचुरी में, जब उन्होंने ट्रांसलेशन किया था एक वर्क एनिट का। एनिट का एक वर्क जो है उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, और इसमें जो है उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया था। जब एलिजाबेथन पीरियड चल रहा था तो जो एलिजाबेथन राइटर थे उन्होंने जो है इट बिकेम द स्टैंडर्ड मीटिंग, यानी कि जो है स्टैंडर्ड रूप में यूज़ किया जाता था। फर्स्ट यूज़ फॉर ए प्ले बाय सेक्वाइल एंड नॉर्टन इन गॉर्बोडक 1561। सबसे पहले जो है इसका यूज़ किया गया था सेक्वाइल और नॉर्टन ने किया था। गॉर्बोडक जो उन्होंने गॉर्बोडक जो फर्स्ट ट्रेजेडी भी कही जाती है, ये लिखी थी 1561 में। इसके अलावा आपको मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है वो पूरा का पूरा ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड और इलियट का द वेस्टलैंड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक कॉमेडी। कॉमेडी हमें पता है कॉमेडी क्या होती है। कॉमेडी यानी कि जो जिसकी एंडिंग हैप्पी हो वो कॉमेडी होती है। लेकिन ब्लैक कॉमेडी क्या होती है? एक ऐसी फनी स्टोरी जो कि मतलब लाइफ के डार्क साइड को या अनप्लीजेंट साइड को रिवील करे, वो भी एक कॉमिक वे में, यानी कि कॉमिक वे में जो है
किसी भी की जो मतलब हमारी जो ह्यूमन लाइफ होती है या जो सोशल लाइफ होती है उस टाइम की, जिस टाइम जो ब्लैक कॉमेडी लिखी जाती है अपने समय की, जब उसकी जो अनप्लीजेंट साइड है या जो डार्क साइड है उसको जो रिवील करती है, डेट इज़ कॉल्ड ब्लैक कॉमेडी। इसे जो है हम डार्क कॉमेडी भी कह सकते हैं, डार्क ह्यूमर भी हम इसको कह सकते हैं, ब्लैक ह्यूमर कह सकते हैं, मॉर्बिड ह्यूमर कह सकते हैं, गैलोस ह्यूमर कह सकते हैं। यानी कि इसके ये अलग अलग नाम हैं जिससे हम इन्हें बुला सकते हैं। और एक होती है ब्लू कॉमेडी, ये तो हुई ब्लैक कॉमेडी, और एक होती है ब्लू कॉमेडी। तो ये जो कॉमेडी होती है इसमें जो है ऑथर वो फोकस करते हैं सेक्स पर, न्यूडिटी पर, ऑब्सनिटी पर, यानी कि जो एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो है ऑथर फोकस करते हैं जो कि मतलब जैसे जो कि सेक्स से जुड़ा हो, न्यूडिटी से जुड़ा हो। जो ब्लैक ह्यूमर वर्ड है ये कॉइन किया था एंड्रू ब्रिटन ने 1935 में। और जो ब्लैक कॉमेडी है या आप इसको डार्क कॉमेडी भी कह सकते हैं, तो विलियम शेक्सपियर ने भी काफ़ी जो है कॉमेडीज़ लिखी है, तो उनकी कॉमेडीज़ भी जो है डार्क कॉमेडीज़ कहलाती है। जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर मेजर, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल और द विंटर्स टेल, तो ये उनकी डार्क कॉमेडीज़ कही जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा बोजेवर ड्रामा। अब ये बोजेवर ड्रामा क्या होता है? ये एक रियलिस्टिक ड्रामा होता है जो कि मिडिल क्लास की जो लाइफ है उसके एस्पेक्ट को प्रेजेंट करता है। यानी कि जो मिडिल क्लास लाइफ है उसको जो दिखाता है, मिडिल क्लास लाइफ के एस्पेक्ट्स क्या हैं उन सबको जो प्रेजेंट करता है, डेट इज़ कॉल्ड बोजेवर ड्रामा। इट वॉज डिजाइंड एज ए सीरियस डिपिक्शन ऑफ मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स, यानी कि मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स, स्पेशली सोशल एब्यूजेस, बट यूजुअली इंक्लूड ए कन्वेंशनल हैप्पी एंडिंग। यानी कि इस प्रकार के जो ड्रामे हैं उसकी एंडिंग तो हैप्पी होती है, लेकिन वो जो है मिडिल क्लास की जो प्रॉब्लम्स होती है, सोशल एब्यूजेस जो होती है, उनको वो रिवील करता है। नेक्स्ट है हमारा बैरक। बैरक का मतलब ही होता है विचित्र। ये जो है बैरकों से लिया गया है और ये जो है यूज़ किया गया था लेट मिडल एज में टू डिस्क्राइब एनी फॉर्म ऑफ क्रूएलेस्क्यू पेडेंट्री। इसकी मतलब हाईली ऑर्नामेंटल, जो बहुत ज़्यादा जो है हाईली जब ऑर्नामेंट कर देते हैं किसी को, किसी चीज़ को, तो वो कहलाती है बैरोक। मोर कॉमनली यूज्ड ऑफ आर्ट एंड म्यूजिकल दैन लिटरेचर, यानी कि इसमें लिटरेचर, इसे का जो है यूज़ वो लिटरेचर में तो हुआ ही है, लेकिन लिटरेचर से ज़्यादा यूज़ जो है इसका आर्ट और म्यूज़िक में हुआ है। और कब हुआ है ये? 17th सेंचुरी में, यूरोप में जो है 17th सेंचुरी में जो है इसका यूजेस हुआ है। प्रोज में जो इसका यूज़ किया है वो सर थॉमस ब्राउनी ने किया है, और पोइट्री में जो है जॉन मिल्टन ने किया है। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में जो है इसका यूज़ किया है। बीट जनरेशन। अब बीट जनरेशन क्या थे? बीट जनरेशन आप इसको कह सकते हो या बीट राइटर्स आप इसको कह सकते हो। ये एक ग्रुप था अमेरिकन राइटर्स का। अमेरिकन राइटर्स का ये ग्रुप था ड्यूरिंग 1950s, 1950 में। 1950 में कुछ अमेरिकन राइटर्स हुए हैं, उनका ये ग्रुप रहा है। और जो ये अमेरिकन राइटर्स थे ये एसोसिएट करते थे सैन फ्रांसिस्को से, यानी कि यूएसए में सैन फ्रांसिस्को से जो है ये एसोसिएट करते थे। और ये इन्वेंट किया गया था जैक कैरोक के द्वारा। जैक कैरोक ने जो है इस टर्म को इन्वेंट किया था। फादर फिगर्स की बात करें तो इसमें केनेथ रेक्सरोथ और हेनरी मिलर का नाम लिया जाता है। जो बीट जनरेशन के राइटर थे वो अपोज करते थे प्रीवेलिंग मॉरल, कल्चरल एंड लिटरेरी वैल्यूज़, यानी कि जो प्रीवेलिंग मॉरल, कल्चरल और लिटरेरी वैल्यूज़ थी वो उनको अपोज करते थे। और ये जो बीट जनरेशन थी ये परफॉर्म करती थी कॉफ़ी हाउसेस में। कॉफ़ी हाउस कल्चर जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लोरिश्ड हो रहा था, तो कॉफ़ी हाउसेस में जो है ये परफॉर्म किया करते थे। और या फिर अदर पब्लिक प्लेसेस, कुछ ऐसे प्लेसेस जो पब्लिक प्लेस होते थे वो वहाँ पर परफॉर्म करते थे टू द एकम्पनीमेंट ऑफ ड्रम और जैज़ म्यूज़िक, यानी कि किसके साथ? ड्रम के साथ या फिर जैज़ म्यूज़िक के साथ ये वहाँ पर परफॉर्म किया करते थे। नेक्स्ट है हमारा ब्लूम्सब्यूरी ग्रुप। ब्लूम्सब्यूरी ग्रुप जो है एक छोटा सा और इनफॉर्मल एसोसिएशन था आर्टिस्ट का और इंटेलेक्चुअल्स था, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे, आर्टिस्ट थे, उन सबका एक एसोसिएशन था जो रहते थे और काम करते थे ब्लूम्सब्यूरी एरिया में। ब्लूम्सब्यूरी एरिया ऑफ सेंट्रल लंदन अराउंड 1910, यानी कि 1910 के आसपास सेंट्रल लंदन के का जो ब्लूम्सब्यूरी एरिया था, जो वहाँ पर रहते थे और काम करते थे, उन इंटेलेक्चुअल्स आर्टिस्ट को जो कहा जाता था ब्लूम्सब्यूरी ग्रुप। और इस ग्रुप की जो लीडर थी वो थी वर्जीनिया वुल्फ। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में ये आया था।
दे रिएक्टेड अगेंस्ट द करंट सोशल रिचुअल्स। वो जो है उस वक्त की जो सोशल रिचुअल्स थी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते थे और वो एम्फेसिस करते थे पब्लिक अचीवमेंट्स पर, और उनका जो प्राइवेट फोकस था वो था पर्सनल रिलेशनशिप पर और इंडिविजुअल प्लीजर पर। जो इसमें के मेंबर्स थे, 10 कोर मेंबर्स थे इसके, जैसे क्लाइव बेल थे, क्लाइव बेल एक क्रिटिक थे। फिर वेनिस बेल एक एन इम्प्रेशनिस्ट पेंटर थे, इम्प्रेशनिस्ट पेंटर। ई एम फॉरेस्ट ये एक फिक्शनल राइटर थे। रेजर फ्राई ये आर्ट क्रिटिक भी थे और इम्प्रेशनिस्ट पेंटर भी ये रहे हैं। और डंकन ग्रांट भी जो है एक पोस्ट इम्प्रेसमेंट पेंटर थे, इम्प्रेशनिस्ट इम्प्रेशनिस्ट जो है पेंटर थे। और जॉन मैनार्ड केनेस एक इकोनॉमिस्ट थे। डेकमंड मैक कार्थी ये लिटरेरी जर्नलिस्ट थे। और लुनार्ड वुल्फ जो थे एसिस्ट और नॉन फिक्शनल राइटर थे। वर्जीनिया वुल्फ एसिस्ट और नॉन फिक्शनल राइटर। और लैटन स्ट्रेकी ये एक बायोग्राफर थे। तो ये जो 10 थे, ये 10 जो है इसके मेंबर्स थे ब्लूम्सब्यूरी ग्रुप के, और इनके जो लीडर थे डेट वॉज वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट हमारा आता है बोलेस्क। बुलेस्क जो है ये डेराइव किया गया था बुलेस्को से, जिसका मतलब होता है रिडिकल और जॉक। यानी कि ये डिफाइंड है, इसको जो हम डिफाइन कर सकते हैं, ये होता है एक इनकॉन्जियस इमिटेशन, किसी चीज़ को इमिटेट करना, किसी चीज़ की कॉपी करना। तो ये जो है इमिटेट करता था मैनर्स को, मैनर्स मतलब फॉर्म और स्टाइल जो था, या फिर कोई मैटर किसी सीरियस लिटरेरी वर्क का, और ए लिटरेरी जेनरे इन वर्स और इन प्रोज। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई वर्ड्स लिखी जाती थी, कोई सीरियस जो है लिटरेरी वर्क लिखा जाता था, चाहे वो वर्स हो चाहे प्रोज हो, यानी कि चाहे वो पोएम हो या फिर वो प्रोज में लिखा हुआ कोई भी जो सीरियस लिटरेरी वर्क है, उसका जो मैटर है या उसका जो स्टाइल है उसको इमिटेट करना। और वो कैसे इमिटेट करना, एक रिडिकुलस वे में, एक जॉकिंग वे में, यानी कि उसको सीरियस ना रहने देना। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ सटायर, ये सटायर की ही एक फॉर्म है। और ये जो है हाई और लो दो तरह के हो सकते हैं। जैसे जो हाई होते हैं उनका क्या होता है, फॉर्म और स्टाइल जो है वो हाई होती है लेकिन उनका सब्जेक्ट लो होता है। और जो लो होते हैं उनका स्टाइल और फॉर्म तो जो है लो होती है और अनडिग्निफाइड, लेकिन मैटर उनका हाई होता है। तो ये जो डिपेंड करता है, ये फॉर्म और स्टाइल पर डिपेंड करता है। और फॉर्म और स्टाइल हाई तो हाई, और स्टाइल और फॉर्म जो है लो है तो लो है। और सब्जेक्ट जो है इसके अपोजिट होते हैं, यानी कि हाई में जो है सब्जेक्ट लो होगा और लो में जो है सब्जेक्ट हाई होगा। नेक्स्ट हमारा आता है बॉम्बेस्ट। अब बॉम्बेस्ट क्या है, बॉम्बेस्ट एक वर्डी ओवर एलोब्रेटेड एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन, यानी कि एक शब्दों का और ओवर एलोब्रेट जिसको कर दिया गया हो, या फिर इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड कहते हैं जैसे किसी जैसे गुब्बारा होता है तो उसमें हवा भर के जब उसे फुला दिया जाता है तो वो कहलाता है इन्फ्लेटेड बैलून। यानी किसी चीज़ में जो है हद से ज़्यादा शब्दों का यूज़ करना। तो ऐसी जो डिक्शन है उसको हम बॉम्बेस्ट कहते थे। डैट इज पेशेंटली अप्रोचनेट टू द मैटर डैट इज सिग्निफाइज, यानी कि जितना मतलब मैटर को सिग्निफाई करना होता है उससे कहीं बढ़कर जो है एक तरह से हाइपरबल वे में जो उसको डिस्क्राइब करे, तो वो होता है बॉम्बेस्ट। ओरिजिनली मीन्ड है इसका कॉटन सफरिंग, कॉटन सफरिंग आप इसको कह सकते हो। और एलिजाबेथन टाइम्स में जो है ये केम टू बी यूज्ड एज ए मेटाफर, मेटाफर के तरह जो इसको यूज़ किया जाता था। फॉर एन ओवर एलोब्रेट स्टाइल, एक ज़्यादा ही एलोब्रेट स्टाइल में, यानी कि जैसे हाइपरबोल होता है ऐसे बॉम्बेस्ट होता है। और इसका जो है यूज़ किया जाने लगा था हीरोइक ड्रामा में लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी में, यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरू में जो है इसका यूज़ किया जाने लगा था। नेक्स्ट है हमारा बॉडलेराइज। बॉडलेराइज क्या होता है, व्हेन यू रिमूव सर्टेन पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक इट सिंपल और लेस ऑफेंसिव, यानी कि जब आप किसी टेक्स्ट से, जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो और फिर आप उसको रिवाइज करते हो तो आप उसमें से कोई सर्टेन पार्ट आप उसको हटा देते हो ताकि जो आपका टेक्स्ट है वो सिंपल लगे और लेस ऑफेंसिव लगे। यानी कि कोई ऐसा पार्ट जिसे आपको लगे कि अगर दूसरा पढ़ेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसको वहाँ से रिमूव कर देते हो, तो वो कहलाता है बॉर्डरलाइज। ये जो टर्म थी ये कम्स फ्रॉम द नेम थॉमस बॉडलर्स के नाम से ये आई है। थॉमस बॉडलर ने जो है फेमसली और कंट्रोवर्सली पब्लिश्ड ए बॉडलाइज वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स कलेक्शन नोन एज फैमिली शेक्सपियर। तो जो थॉमस बॉडलर थे उन्होंने
एक शेक्सपियर कलेक्शन जो है उन्होंने पब्लिश किया था, जिसका नाम उन्होंने फैमिली शेक्सपियर रखा था। और ये जो है बॉर्डरलाइज था, यानी कि इसमें जो है उन्होंने शेक्सपियर के जो बॉर्डरलाइज वर्जन थे उनको जो है पब्लिश कराया था। देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट अप्रोप्रिएट, यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसे हो सकती है जो अप्रोप्रिएट ना हो। एंड यू कैन नॉट स्पीक दोज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ ए लेडी, और मतलब आप जो है एक लेडी के सामने उन चीज़ों को नहीं बोल सकते। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दोज थिंग्स, और इसीलिए जो है ये आवश्यक हो जाता है कि आप उनको हटा दें। जैसे कोई मूवी होती है तो मूवी जब बनती है तो उसको सेंसर बोर्ड भेजा जाता है, और सेंसर बोर्ड जो है उसमें कट लगाता है, यानी कि जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती कि मतलब जो चीज़ें जो है लोग देखेंगे तो वो उन पर अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो उनको कट कर देता है। तो इसी तरह जो है बॉर्डरलाइज होता है। नेक्स्ट और लास्ट है आज का हमारा ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक जो है उन पोइट्स को कहते थे जो कि पेस्टोरल पोएम्स लिखते थे। पेस्टोरल पोएम्स जो लिखे जाते थे, यानी कि चरवाहों के ऊपर जो पोएम्स लिखी जाती थी और जो पोइट्स उनको लिखते थे, वो कहलाते थे ब्यूकॉलिक।